आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। यानी कि सबसे पहले हम लोगों को ये मालूम तो चलना चाहिए कि सेल का कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया किसने, है ना। हम लोग यहाँ से अभी तक ये जान चुके हैं कि हमारा बॉडी जो है ना सेल से मिलके बना हुआ है, लेकिन सेल का डिस्कवरी किया किसने, सेल के बारे में हम लोगों को बताया किसने, ये हम लोग सबसे पहले जान लेंगे तो और ये चैप्टर समझने में आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जान लेंगे कि सेल का डिस्कवरी कैसे किया गया था। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सोचो 1665 में ही सेल का डिस्कवरी कर दिया गया था, यानी कि लगभग आज से जो है लगभग 400-450 साल पहले, 358, हाँ उतना साल जरा सोचिए, यानी कि लगभग 350 साल पहले ही जो है सेल का डिस्कवरी कर दिया गया था। कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं फिर। अब लेकिन इन्होंने सेल का डिस्कवरी किया कैसे, इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। देखिए, ही ऑब्जर्व दिस सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ सेल्फ डिजाइंड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। कॉर्क इज अ सबस्टांस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। देखिए, ये ना बार्क ऑफ अ ट्री का मतलब आपको समझ में आता है, एक पेड़ है उसका जो ऊपर का छाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाहरी वाला हिस्सा, उसी को हम लोग कहते हैं बार्क, है ना। उसको वो यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, कॉर्क नाम दे रहे हैं। वो क्या करते हैं, एक पेड़ के बाहरी वाले छाल को निकाल के लेते आते हैं और उसको वो नाम देते हैं कॉर्क। और उस कॉर्क के अंदर जो सेल प्रेजेंट है ना, उसको वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो बेसिकली पेड़ के छाल को निकाल कर आए पेड़ से, उसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिए और उससे वो देख रहे थे कि आखिर इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ना। और याद रखिएगा कि इन्होंने जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अपना कॉर्क स्लाइस के साथ किया था। कॉर्क स्लाइस का मतलब वही टहनी, यानी कि बाहर में जो हमारा छाल होता है उसका छोटा सा टुकड़ा, कॉर्क स्लाइस का मतलब वही है। तो इन्होंने जब पेड़ के छाल को तोड़कर लेकर आए और इन्होंने देखा कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, और याद रखिएगा इन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, खुद का माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइंड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का मतलब पुराना माइक्रोस्कोप, बहुत पुराना, जो कि इन्होंने खुद बनाया था। तो खुद के माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इन्होंने खुद बनाया था, उसी के द्वारा इन्होंने कॉर्क स्लाइस के अंदर देखा कि इसमें आखिर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ही सॉ द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। आपने कभी मधुमक्खी का छाता देखा है? वो कैसा होता है? बहुत ही छोटा छोटा सा उसमें रूम बना हुआ रहता है जिसमें कि शहद पूरा भरा हुआ रहता है। तो इन्होंने जब अपने माइक्रोस्कोप से कॉर्क को नीचे देखा ना, तो इनको पूरा का पूरा मधुमक्खी का छाता जैसा स्ट्रक्चर इसको देखने में लगा, जिसमें कि छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं, यानी कि छोटे छोटे रूम उसमें बने हुए होते हैं। तो उनको वैसा वहाँ पे दिखा। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस कंपार्टमेंट्स सेल्स। और रॉबर्ट हुक उसी कंपार्टमेंट को, जो अलग अलग रूम देखते हैं छोटे छोटे रूम, उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। तो यहाँ से रॉबर्ट हुक ने हमको बताया कि भाई देखो, हमने क्या किया, एक कॉर्क का स्लाइस लिया, यानी कि पेड़ का छोटा सा हमने टुकड़ा लिया, छाल, उसको हमने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो हमको ये दिखा कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो ठीक वैसा ही है जैसा कि हनी, यानी कि मधुमक्खी का छाता होता है। और मधुमक्खी के छाता में आप देखते हैं बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें कि शहद भरा हुआ रहता है। उसी को उन्होंने, उस छोटे छोटे छेद को उन्होंने नाम दे दिया सेल्स। तो इन्होंने बताया कि भाई अब देखो क्या है कि जो भी चीज़ है ना वो सेल से मिलकर बना हुआ है। आगे देखते हैं फिर। Robert Hooke's discovery was important because it indicated for the first time that living organisms made up of a number of smaller structure called cells। अब जरा देखिए, वो जो पेड़ का स्लाइस लिए थे वो भी एक क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है। प्लांट भी हमारा किस में आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। तो यहाँ से जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क स्लाइस में पूरा सेल का डिस्कवरी कर दिया, तो वो हम लोगों को बताते हैं कि देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे बहुत ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलके बने हैं, और उस कंपार्टमेंट का नाम है सेल। तो वहीं से हमको रॉबर्ट हुक बताने लगे और हम लोगों ने ये जान भी लिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पे वो बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसी छोटे चीज़ों को नाम दिया गया है सेल। कोई समस्या है इसमें? तो ये हो गया हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल। अब आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडिंग सेल्स। देखिए, ये सब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपके बुक एनसीईआरटी में तो है, लेकिन थोड़ा बहुत है, बहुत कम है।
इसको हमने डिटेल रूप में यहाँ पे लिख दिया है। अब यदि आप सेल को अच्छी तरीके से डिस्कवर करना चाहते हैं, सेल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास दो प्रकार का माइक्रोस्कोप होता है। उन्हीं दोनों माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर किन माइक्रोस्कोप के द्वारा आप उसको स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि सेल को तो आप खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आगे देखिए, लिखा हुआ है सेल्स आर टू स्मॉल वी कैनॉट सी इट थ्रू नेक्ड आइज। पहला बात तो ये सेल इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको खुले आंखों से नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। सेल्स आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यदि आपको सेल को जानना है, समझना है, पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तो फिर आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मतलब कि पहले आप किसी चीज़ को देखेंगे तभी तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसको आप देखे ही नहीं है और उसके बारे में आप खोजबीन करना शुरू कर दिए तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। तो सेल को स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप्स का। उसके बाद टू कॉमन टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स आर कंपाउंड या फिर लाइट माइक्रोस्कोप। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलो या फिर लाइट माइक्रोस्कोप बोलो, दोनों का मतलब सेम है। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि दो प्रकार के माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है अक्सर सेल्स को स्टडी करने के लिए। तो पहला माइक्रोस्कोप का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप, और दूसरे माइक्रोस्कोप का नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दोनों जो है ना, कंपाउंड और लाइट, वो एक ही माइक्रोस्कोप का नाम है ना, लेकिन उसको दो नाम से जाना जा सकता है। चलिए, अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस बिटवीन भी देख लेते हैं कि आखिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। सबसे पहले एक साइड में इधर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इधर हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ऑफन यूज्ड इन स्कूल्स। देखिए, आपके स्कूल में यदि माइक्रोस्कोप है तो वो माइक्रोस्कोप आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ऑफन यूज्ड इन लेबोरेटरी। लेकिन जो बड़े बड़े लैब में जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं सेल को खोज करने के लिए या फिर उसके बारे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होता है। और आपके स्कूल में जो माइक्रोस्कोप होगा वो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता होता है और वो स्टडी पर्पज़ के लिए ही बनाया जाता है ताकि आम बच्चे भी उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके स्कूल में जल्दी नहीं आता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है, प्लस वो महंगा भी बहुत होता है, ठीक है। आगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज जनरली यूज लाइट यानी कि सनलाइट टू illuminate the object, so these compound microscope are called light microscope। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ना, यदि आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको आप बेसिकली वैसे ही इस्तेमाल कीजिए जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं। मतलब कि उसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ अलग से नहीं चाहिए हमको, उसको आप सनलाइट के प्रेजेंस में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अब चूंकि आप इसमें लाइट के थ्रू ही इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है लाइट माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल आप बेसिकली सनलाइट के प्रेजेंस में कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है भाई? देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज जनरली यूज इलेक्ट्रॉन टू एल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, सो दिस माइक्रोस्कोप्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन का सहायता लेना पड़ता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो भी एक प्रकार का बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है जिसको कि आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन अक्सर नॉन लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। जैसे हमारे लिविंग थिंग्स में सबसे छोटे पार्टिकल्स क्या? सेल। उसी प्रकार से नॉन लिविंग थिंग्स में सबसे छोटे पार्टिकल्स क्या? एटम। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के बारे में आपने नाम सुना होगा। हाँ, हालांकि इसके बारे में हम लोग अपने क्लास में डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल आप जनरली नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। आगे अब बात करते हैं फिर से दोबारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 300 to 1500, यानी कि 300 से लेकर 1500 तक ये मैग्नीफाई कर सकता है। मैग्नीफाई का मतलब है जूम कर सकता है ना, जैसे हम लोग फ़ोन में करते हैं जूम 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो ये 300 से लेकर 1500 तक ये जूम कर सकता है, और इतना ज़्यादा जूम कर देता है कि आपको बहुत ही छोटे से छोटे चीज़ भी आपको दिखने लगते हैं। लेकिन मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 1 लाख to 5 लाख। सोचो, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना
1 लाख से लेकर 5 लाख तक ये जूम कर सकता है। तो सोचो कितना भयंकर ये माइक्रोस्कोप है ना। इसीलिए आपको जो है ना जनरली मार्केट में भी नहीं मिलता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको जल्दी मार्केट में भी नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। और यदि ये ख़राब भी हो जाता है ना, इसको ठीक कराने में भी बहुत पैसा खर्च होता है। ठीक है, आगे इसीलिए स्कूल वाला जो है ना जानबूझ के कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और प्लस स्कूल वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, प्लस वो फ्रेंडली है, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फिर ये लिखा हुआ है इट यूजेज लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल तो आप बेसिकली सनलाइट के प्रेजेंस में कर सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए तो आपको बिजली चाहिए ही चाहिए। तो वो लो वोल्टेज पे भी काम कर लेता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को चलाने के लिए चाहिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, बहुत तगड़ा बिजली चाहिए इसको। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लिखा हुआ है इंटरनल वैक्यूम इज नॉट रिक्वायर्ड। इंटरनल वैक्यूम का मतलब है, अच्छा इंटरनल वैक्यूम का मतलब आप यहाँ पे समझिए, वैक्यूम का मतलब होता है वैसा जगह जो कि पूरी तरीके से खाली है और उसमें एक भी धूल का छोटा सा पार्टिकल भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम। तो यहाँ पे कहा गया है इंटरनल वैक्यूम इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमको वैक्यूम नहीं चाहिए। वैक्यूम नहीं चाहिए मतलब कि इसमें हमको कोई भी खाली जगह नहीं चाहिए रिसर्च करने के लिए, ये जैसा मार्केट में आता है वैसा ही हमको ठीक लगता है। ठीक है, लेकिन इंटरनल वैक्यूम इज इसेंशियल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इंटरनल वैक्यूम चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि इसको बहुत बड़े लेवल पर रिसर्च करना पड़ता है। और याद रखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ना इंटरनल वैक्यूम का, अच्छा वैक्यूम का मतलब समझ में आया? वैक्यूम का मतलब होता है वैसा खाली स्पेस जिसमें कि एक धूल का मिट्टी भी आपको नहीं दिखता है, यानी कि धूल का पार्टिकल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम। लेकिन वो वैक्यूम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसमें वैक्यूम रहे ना भी रहे ना तो भी अपना काम कर लेता है, क्योंकि इसको बड़ा रिसर्च नहीं करना होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यदि वैक्यूम रहेगा तो ये रिसर्च अच्छे तरीके से कर पाएगा, है ना। इसीलिए इसको जो है इंटरनल वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन हो गया हमारा। उसके बाद हमारा जो है नया टॉपिक स्टार्ट होगा, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला टॉपिक आपका यही दिया हुआ है ना, सबसे पहला टॉपिक ही आपका है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। लेकिन इतना कुछ जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है वो इसलिए पढ़ना जरूरी था क्योंकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ सके, है ना। चलिए, तो अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए चैप्टर में। तो अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। टॉपिक का नाम होगा व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। उसके पहले जो कुछ भी आपने पढ़ा वो था बेसिकली सेल के बारे में छोटा सा जानकारी, और सेल को हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में भी छोटा सा जानकारी दिया हुआ था। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में इस टॉपिक को। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले वाले क्लास में।